हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी की। चलिए आइए हम पढ़ते हैं सेल क्या होता है। नॉर्मली हम अपने आसपास देखते हैं तो क्या दिखती हैं, लिविंग थिंग्स दिखती हैं और कुछ नॉन लिविंग होती हैं। लिविंग और नॉन लिविंग में जनरली बेसिक डिफरेंस क्या होता है? लिविंग के पास सेल होती है, नॉन लिविंग को हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे। लिविंग के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, जबकि नॉन लिविंग के पास नहीं होती है। ये जो बेसिक डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग का, जो सेल का डिफरेंस है, इसी सेल के बारे में पढ़ेंगे। जो कि सेल क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक एक कण कण है वो सेल का बना हुआ है। जो फंक्शन छोटे छोटे परफॉर्म हो रहा है वो सेल ही मिल के कर रहा है। आइए हम सेल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। नॉर्मली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिक यूनिट सेल के बने होते हैं। अब सेल दो तरह के हो सकते हैं, जैसे कि यूनिसेलर और मल्टीसेलर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल है तो उसको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में बेसिक डिफरेंस क्या है? यहाँ पे यूनिसेलुलर में एक ही सेल अपने पूरे फंक्शन को परफॉर्म करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर रखता है। जितने भी इसेंशियल फंक्शंस हैं उसकी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए सब काम अकेले ही करता है, जबकि मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं है। मल्टी सेलुलर में डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे हमारी फैमिली मेम्बर्स में सारे लोगों का काम डिवाइडेड होता है। जिस तरीके से मम्मी कपड़ा धोती हैं, पापा पैसे कमाते हैं, बच्चा पढ़ता है, ऐसा मल्टी सेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर में क्या होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने लिए पैसा भी कमाएं, हम अपने पढ़ें भी, हम अपने सब खाना बनाएं, अपने लिए अपने कपड़े धोएं? ये सब पॉसिबल नहीं है। वी आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर। आइए हम सेल की डिस्कवरी जानते हैं। सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी होती है रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, और उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। माने उन्होंने जो सेल की स्टडी करी थी वो डेड सेल पे करा था। उसके बाद कुछ सालों बाद आते हैं 1673 में एंटोन वैन लीवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था और उसके बारे में बताया था। ही फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल इन 1673। जनरली इसको याद कर लेंगे, जैसे कि लीवेनहॉक तो लिविंग सेल, लीवेनहॉक तो लिविंग सेल। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करते हैं। न्यूक्लियस क्या है? सेल का जो सेंट्रल पार्ट है, मतलब सेंट्रल जो डेंस पार्ट है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन है। आगे धीरे धीरे इंट्रोडक्शन देते हुए हम बताएंगे कैसे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी में सेल की स्टडीज़ को और भी इलाबोरेट करते गया और भी डिस्क्रिप्टिव बनाते गया। आइए हम जानते हैं सेल थियरी का डेवलपमेंट कैसे होता है। एक साइंटिस्ट थे, जर्मन के बॉटनिस्ट थे, मैथियास शिल्डन। 1838 में उन्होंने प्लांट्स पे स्टडी किया और उन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं सेल के बने होते हैं और सेल से क्या बनता है, अल्टीमेटली टिश्यू। ठीक उसी टाइम लगभग आसपास 1839 में मैथियस स्वान थे। 1839 में वो एक ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे और उन्होंने एनिमल सेल पे सेम स्टडी करी थी, मतलब सिमिलर स्टडी करी थी। और उन्होंने एनिमल सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बताया था। चूँकि दोनों लोग की डिस्कवरीज जो थी पैरेलल थी, सिमिलर थी, तो ज़्यादा क्रेडिट मैथियस शिल्डन को मिला था। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलिए कुछ और बताते हैं। जिन्होंने बताया कि प्लांट सेल का जो यूनिक कैरेक्टर है वो सेल वॉल होता है। मतलब सेल वॉल के बारे में उन्होंने बताया था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्वान ने। इस तरीके से दोनों का काम पैरेलली चल रहा था और शिल्डन और स्वान दोनों ने मिलकर सेल थियरी दी थी। उनका जो सेल थियरी था वो वेल डिफाइंड नहीं था। उसके बाद आते हैं रुडोल्फ विर्चो 1853 में। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ही होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के बने होते हैं। मतलब जो शिल्डन स्वान अपनी थियरी में नहीं बता पाए थे कि आखिर में सेल आते कहाँ से हैं, ये काम इन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। इन्होंने बताया कि जो हमारे सेल्स हैं वो पहले के बने हुए सेल्स से ही आते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो ने जो शिल्डन और स्वान के द्वारा दी गई सेल थियरी थी, उन्होंने उसको मॉडिफाई किया और एक नई सेल थियरी दी। नई क्या, उसको फाइनलाइज किया। जितने भी लिविंग और जो सेल थियरी जो आज पढ़ी जाती है वो ये कहती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सेल्स के बने होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने होते हैं। और जो जितनी भी सेल्स होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती है, जैसे कि ओमनी सेलुला ई सेलुला।
नॉर्मली आइए हम देख रहे हैं कि सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिर डीएनए है और एक सेमी फ्लूइड लिक्विड टाइप में है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म यहाँ पे बताता है एनसीईआरटी की मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ है। मेन एरिना का मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म की हेल्प से ही होते हैं, क्योंकि वो सेमी फ्लूइड है, जो कि नॉर्मली हमारा जो बॉडी है मैक्सिमम वाटर का बना हुआ होता है, तो इसीलिए जो सेम वाटरी टाइप में है यहीं पे फंक्शन परफॉर्म होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये प्रोकैरियोट और क्या होते हैं ये यूकैरियोटिक। तो जनरली क्या होता है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं चूँकि ये वेल डिफाइंड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, इसका हम एग्जांपल आगे पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं इनकी जो न्यूक्लियस होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मतलब वेल डिफाइंड होती है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, जबकि साइटोप्लाज्म दोनों में होती है। प्रोकैरियोट्स की जो न्यूक्लियस होती है वो अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या है, एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड मेनी मोर। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इनके पास नहीं होता है। उसके बाद आते हैं हम राइबोसोम पे। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में पाए जाते हैं। नॉर्मली यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। बट ये राइबोसोम एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हुए भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। जैसे कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से हम पढ़ेंगे राइबोसोम पाया कहाँ जाता है। तो राइबोसोम केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है, दो और ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें पाया जाता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है, जो आगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे। जनरली यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है सेंट्रियोल, जो कि यूनिक कैरेक्टर है केवल एनिमल सेल का। ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल डिवीज़न के टाइम हेल्प करता है। अब हम कुछ पढ़ेंगे जो सेल है, सेल की शेप अलग होती हैं, साइज़ अलग होती हैं और एक्टिविटीज़ अलग होती हैं। तो हम जानेंगे कि इनकी शेप क्या हो जाती हैं, साइज़ क्या हो जाती हैं, और साइज शेप होती हैं तो क्यों होती हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो साइज और शेप होती है, सेल किस तरीके का है, कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसके और उसकी शेप और साइज़ डिपेंड करती है। साइज में पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट है, 0.3 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ होती है। बैक्टीरिया जो होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। ह्यूमन की जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल होता है, 7 माइक्रोमीटर का होता है। नर्व सेल्स ह्यूमन में जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, और ऑस्ट्रिच का एक सेल होता है लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट माने साइज और लॉन्गेस्ट माने लेंथ। शेप की बात करें तो सेल की शेप होती है डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कोलमनर हो सकती है, क्वाइडल हो सकती है, थ्रेड लाइक भी हो सकती है, एंड इवन इरेगुलर भी हो सकती है। जो ये सेल की जो शेप है, ये द काइंड ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म इट डिपेंड्स ऑन, जो शेप होती है किस प्रकार का सेल कोई फंक्शन कर रहा है उसी पर डिपेंड करती है। आइए हम थोड़ा सा प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। अब प्रोकैरियोट में नॉर्मली क्या आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाता है, माइकोप्लाज्मा आ जाता है, पीपीओला माने प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, राइट। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बट ये यूकैरियोट्स के कंपेयर में ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई कर जाते हैं। जो हमने पढ़ा था कि जो सेल की शेप होती है बहुत वेरी करती है, द काइंड ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। इसी बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 तरीके में डिवाइड किया गया है उनके शेप के बेसिस पे। रॉड लाइक, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है रॉड लाइक। रॉड लाइक अगर बैक्टीरिया होगी तो उसको हम बोलेंगे बैसिलस। अगर स्फेरिकल रहेगा तो उसको हम बोल देंगे कोकस। कॉमा शेप, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कॉमा की तरह बनाया है, इसको हम विब्रियो बोलेंगे।
और स्पाइरल जैसे कि थोड़ा सा इरेगुलर टाइप में स्ट्रक्चर होगा, इसको हम बोलेंगे स्पाइरिलम। प्रोकैरियोट्स का एक हमने ये कैरेक्टर आपको पहले बताया था कि नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, माने इनका जो न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड तो होता ही नहीं है, कोई मतलब बहुत ही इरेगुलरिटी है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि इनके पास न्यूक्लियस है भी या नहीं। और इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है, चूँकि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के बने होते हैं, तो वो नेक्ट होती है। अब जो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आती हैं, उनका एक डिस्टिंक्ट फीचर माने एक स्पेशल फीचर जैसे कि प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड जो ऐसा है कि जो नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये स्मॉल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। जनरली जो डीएनए होता है लीनियर होता है, माने सीधी होता है, बट ये जो प्लाज्मिड इसका फीचर है ये सर्कुलर होता है। और ये जो जेनोमिक डीएनए है, जेनोमिक मतलब जो नॉर्मल हमारा डीएनए इसके बाहर पाया जाता है, ये प्लाज्मिड की वजह से कुछ इसको अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं बैक्टीरिया को, यानी कि प्रोकैरियोट्स को। जैसे कि इसका एक फीचर है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। अब ये जो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स है, हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में कि कैसे ये जो प्लाज्मिड है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ये चैप्टर भी हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, कि कैसे प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरियल सेल्स ट्रांसफॉर्म होती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंक्लूजन बॉडी के बारे में। इंक्लूजन बॉडी भी अगर देखा जाए तो ये प्रोकैरियोट्स का ही कैरेक्टर है। ये एक शेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोट्स की का डिफ्रेंशिएटेड माने थोड़ा सा और उसी का पार्ट होता है, जैसे कि मेसोसोम्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और मेसोसोम्स है क्या, तो सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स का मतलब जैसे कि सेल है, सेल में ऐसे 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 कुछ टाइप में स्ट्रक्चर बना हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल लाइक इट। बाय बाय।